Jai Siaram. Chapter Photosynthesis in Higher Plants. Photosynthesis synthesis of food, sugar, glucose in presence of sunlight and chlorophyll pigment form from CO2 and H2O with consequent release of O2. ठीक है, जैसे पहले जो ओल्ड रिएक्शन था वहाँ पे 6CO2 + 6H2O HME और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बनता था C6H12O6 + 6O2. ओके, बट न्यू रिएक्शन में ये देखा गया 6CO2 + 12H2O HME और लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बन रहा C6H12O6 + 6H2O + 6O2. और ये जो रिएक्टेंट में जो H2O है और प्रोडक्ट में जो 6H2O है, इन दोनों का ऑरिजिन अलग अलग है. ओके, हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस है ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है. एनाबॉलिज्म विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज. ओके, रिडक्शन प्रोसेस है, इसलिए इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन है. ओके, एनर्जी कंज्यूमिंग, दैट्स वाई नोन एज एंडरगोनिक प्रोसेस. ओके, अर्ली एक्सपेरिमेंट के लिए एक ट्रिक है, देखते हैं. CO2 + H2O या लाइट के प्रेजेंस में ये बन रहा C6H12O6 + O2. तो CO2 ये क्या है, मोल्स हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट. CO2 के बारे में पढ़ते हैं, इसमें H2O के बारे में पढ़ते हैं. वॉन नेल्स एक्सपेरिमेंट, एन से नील हो गया और पानी का कलर नीला होता है, तो वॉन नेल्स एक्सपेरिमेंट H2O के लिए पढ़ते हैं. ठीक है, फिर ये लाइट सनलाइट जो है इसे एक घर में बंद कर दिया हाउस में, तो इसे क्या कहेंगे, इंजन हाउस. तो इंजन हाउस के थ्रू पढ़ते हैं इसके बारे में. फिर C6H12O6 शुगर के बारे में पढ़ते हैं वॉन सैक के थ्रू. फिर O2 के बारे में प्रिस्टले बताता है. ओके, अब देखते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट यूज्ड KOH टू प्रूव इम्पोर्टेंस ऑफ CO2. ये स्टार्च टेस्ट किए और जो बॉटल के बाहर था आउटसाइड बॉटल वो पॉजिटिव टेस्ट दिया, क्योंकि वहाँ पे CO2 प्रेजेंट था तो वहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म हो पाया. बट इनसाइड बॉटल में क्या था, KOH सारा CO2 एब्जॉर्ब कर चुका था, तो वहाँ पे शुगर का सिंथेसिस नहीं हो पाया. डेट्स वाई इनसाइड बॉटल ये नेगेटिव आया, इनसाइड बॉटल ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया. स्टार्च टेस्ट मतलब स्टार्च प्रेजेंट नहीं था. ओके, तो इससे ये पता चला कि CO2 ज़रूरी है स्टार्च फॉर्मेशन के लिए. ओके, सेकेंड एक्सपेरिमेंट आता है प्रिस्टले बेलजार एक्सपेरिमेंट. प्लांट रिस्टोर द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग animal and burning candle remove. Plants restore the air whatever breathing animals and burning candles remove. ब्रीदिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल ये जो भी रिमूव कर दे रहा था, प्लांट क्या करता उसे रिस्टोर कर पा रहा था. ये बस इतना ही बताए थे. प्रिस्टले डिस्कवर ऑक्सीजन एज अ एलिमेंट एंड नॉट इन फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का यूज़ क्या है ये प्रिस्टले नहीं बताए थे. ओके, अब देखते हैं इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट. लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट ये बताएं. और फिर वर्कड ऑन हाइड्रिला प्लांट. हाइड्रिला ये एक एक्वेटिक प्लांट है. वर्कड ऑन हाइड्रिला प्लांट एक्वेटिक प्लांट है ये. टोल्ड ग्रीन पार्ट्स रिलीज ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा और ये लाइट के बारे में बताए थे. इंजन हाउस. ओके, जूलियस वॉन सैक एक्सपेरिमेंट वर्कड ऑन वेरिजेटेड लीफ. कंक्लूजन ये क्या दिए, ग्रीन पार्ट्स आर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च. ओके, इंगलमैन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट ये जो प्रिज्म से लाइट पास किए 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में आता. PAR जिसे कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर का इतने वेवलेंथ का ये लाइट प्रिज्म से पास किए. देन विबग्योर बना. ओके, रेड सबसे ऊपर है और वायलेट सबसे नीचे. तो देखा गया ब्लू रीजन में और यहाँ पे रेड रीजन में यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है रेड रीजन और ब्लू रीजन में. Okay, rate of photosynthesis measured by oxygen evolution. Rate of photosynthesis measured by y axis पे है
मेजर्ड बाय ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ओके, और एक्स एक्सिस पे है वेवलेंथ लैम्डा इन नैनोमीटर, ओके। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और वेवलेंथ के बीच का जो ग्राफ है इसे कहते हैं एक्सन स्पेक्ट्रम। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन इवोल्यूशन, तो देखा गया सबसे ज़्यादा ब्लू रीजन में, फिर इससे कम रेड रीजन में, ब्लू और रेड रीजन में देखा गया एक्सन स्पेक्ट्रम ग्राफ का, ओके। अब देखते हैं कैरोलस लीनियस, कॉर्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट, Cornelius van Zyl experiment. He worked on purple and green sulfur photosynthetic bacteria. Cornelius van Zyl experiment. Cornelius van Zyl experiment. He worked on purple and green sulfur photosynthetic bacteria. He worked on purple and green sulfur photosynthetic bacteria. Carolus Cornelius von Zyl experiment. ये देखो नीला पानी नीला होता है तो ये पानी के रिलेटेड किए थे H2O, ठीक है। ही वर्कड ऑन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑब्जर्वेशन क्या था, 6CO2 + 12H2S H म्यू लाइट और पिगमेंट के प्रेजेंस में C6H12O6 + 6H2O + 12S सल्फर रिलीज हो रहा। 6CO2 + 12H2S 6CO2 + 12H2S H म्यू और लाइट और पिगमेंट के प्रेजेंस में ये बनाया C6H12O6 + 6H2O + 12S। यहाँ पे H2S था तो यहाँ पे सल्फ़र आया, मतलब ये जितना सल्फ़र रिलीज़ हो रहा है ये सारा का सारा पानी से आ रहा है H2S से, यस। और जहाँ पे H2O रहता है तो फिर ऑक्सीजन रिलीज़ होता, मतलब ये हाइपोथेसिस दी है ऑक्सीजन मस्ट कम फ्रॉम H2O एंड नॉट CO2। ऑक्सीजन मस्ट कम फ्रॉम H2O नॉट CO2। तो ये पानी से क्या हाइपोथेसिस दी है, नील्स था ना, कॉर्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट। तो ये नील वाटर के रिलेटेड दिए थे, क्या दिए थे, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर नॉट CO2, ओके। CO2 + 2H2A CO2 + 2H2O है, यहाँ से ये बना CH2O होल N + H2O + 2A, ओके। अब देखते हैं रुमेन कामेन हसिद एट ऑल एंड अदर्स proved Nil's hypothesis using heavy isotopes of oxygen O18 का यूज़ करके। जैसे यहाँ पे CO2 है, CO2 + H2O दो मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिए एंड देन यहाँ से ये देखें CH2O होल N CH2O होल N + NH2O + NH2O + NO2। तो जो आइसोटोप्स था H2O में, जो आइसोटोप्स था वो वाला ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है वहाँ पे है वो ऑक्सीजन, और ये जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। और पानी में भी जो H2O जो वाटर के फॉर्म में रिलीज़ हुआ है वो भी कहाँ से आया, यहाँ से H आया और ऑक्सीजन आया है कार्बन डाइऑक्साइड से, यस। तो यही बताए थे कॉर्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट। नील से याद रखते हैं नीला क्या होता है, पानी। तो ये क्या बताए थे वाटर के बारे में, ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर नॉट CO2, ओके। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। एक क्वेश्चन है, when do we think the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the wall? When would they are perpendicular to the light incident? ये मिथोफिल है और यहाँ पे क्लोरोफिल। अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में ये इसके पैरेलल है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सके इसलिए। बट आफ्टरनून में लाइट इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा तेज़ रहती है ताकि ये क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए परपेंडिकुलर हो जाता है कि बस इतना ही अमाउंट में लाइट चाहिए, इसलिए ये परपेंडिकुलर आ जाता है प्रॉपर डे टाइम, नून के टाइम, ओके। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को कहा जाता है फोटोकेमिकल फेज, लाइट रिएक्शन को कहा जाता है फोटोकेमिकल फेज। फोटो मीन्स लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा, ओके। और फिर डार्क रिएक्शन को कहा जाता है, जैसे कैल्विन साइकिल आगे पढ़ते हैं, डार्क रिएक्शन इसे कहा जाता है बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस, शुगर का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा, ओके। लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ग्रेना लेमिला और स्ट्रोमा लेमिली, इन तीनों का यूज़ होता। और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और
ग्रेना लमले, यहाँ पे ये चलता नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, यहाँ से एटीपी मिलता, NADPH मिलता, और इसे कह सकते हैं NADPH2 और NADPH+H+। ओके, और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, तो लाइट डिपेंडेंट है ये। ठीक है, अब देखते हैं डार्क रिएक्शन, जैसे कैल्विन साइकिल आगे चल के पढ़ते हैं। बायोसिंथेटिक फेज, ये स्ट्रोमा, बायोसिंथेटिक फेज, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, ये स्ट्रोमा में होता, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। यस, सिंथेसिस ऑफ शुगर, सिंथेसिस ऑफ शुगर यहाँ पे हो रहा है यूज ATP एंड NADPH2। सिंथेसिस ऑफ शुगर यूज ATP एंड NADPH2। ये मिसनोमर है कि ये डार्क में होता, ये इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट पे ये डिपेंड करता है, जैसे ATP और NADPH2 हो गया। यस, अब देखते हैं how many types of pigment are involved in photosynthesis. Photosynthetic pigment discovered or separated by paper chromatography, fat soluble found in thylakoid membrane, fat soluble found in thylakoid membrane। जब क्रश किए लीफ को ये, तो ये ग्रीन एक्सट्रैक्ट निकला, एंड देन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को जब पेपर क्रोमेटोग्राफी में, तो ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, हाँ फैट सॉल्युबल है ये, और फाउंड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, फैट सॉल्युबल है। एंथोसाइनिन, हाँ फैट सॉल्युबल है ये, फाउंड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, ये पिगमेंट पाया जाता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, एंथोसाइनिन नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वाटर सॉल्युबल, और ये वैक्यूल में प्रेजेंट होता। ओके, कलर मेनली कलर इसी की वजह से होता है। ठीक है, टाइप्स क्लोरोफिल और कैरोटीनोइड, क्लोरोफिल ए और बी हो गया। ठीक है, क्लोरोफिल ए ब्राइट ब्लू टू ब्लू ग्रीन कलर इसका होता है। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन याद रख सकते हैं, ब्लू ग्रीन। ओके, ब्राइट ब्लू टू ब्लू ग्रीन। ओके, फिर क्लोरोफिल बी ग्रीनिश येलो। ओके, फिर कैरोटीनोइड ज़ंथोफिल और बीटा कैरोटीन आता है, ज़ंथोफिल येलो हो गया और बीटा कैरोटीनोइड येलो ऑरेंज, बीटा कैरोटीन येलो ऑरेंज। ओके, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन प्लस Fe प्लस Mg, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ओके, बायोसिंथेसिस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन प्लस Fe प्लस Mg। ओके, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे बीच में Mg ट्रैप रहता है और चारों बगल से ये हेड हो गया, एंड देन नीचे में टेल। ओके, क्लोरोफिल ए ये चीफ पिगमेंट है, ब्लू ग्रीन अलगी में प्रेजेंट है, डायटम्स डायनोफ्लाजिलेट, यूग्लिनॉइड अलगी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। ओके, क्लोरोफिल बी ज़ंथोफिल, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल बी ज़ंथोफिल और बीटा कैरोटीन, इसे कहा जाता है एसेसरी पिगमेंट और एंटीना मॉलिक्यूल। और सिल्ड पिगमेंट क्यों कहा जाता, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, और भी कुछ इसका रोल है वो देखते हैं। ट्रांसफर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर, यस, और इन्हांस एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता, डैमेज थ्रू एक्सेसिव लाइट फॉल। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, और इधर हो गया लैम्डा, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का बता रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। तो ए, बी और कैरोटीन के बारे में देखते हैं। ए का ब्लू में ज़्यादा है, और फिर ए का जो है क्लोरोफिल ए ब्लू में कम है बी से। यस, क्लोरोफिल बी के कंपैरिजन में क्लोरोफिल ए कम है ब्लू में, और फिर ज़्यादा है किसमें, रेड में बी के कंपैरिजन में, क्लोरोफिल ए ज़्यादा है। और फिर क्लोरोफिल बी, ये क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल ए ज़्यादा है बी से रेड में, और फिर क्लोरोफिल बी ज़्यादा है किसमें, ब्लू में। ओके, और ये हो गया कैरोटीनॉइड, इन दोनों के बीच के लगभग अप्रॉक्स ये। ठीक है,
ए पहले कम है, बाद में ज़्यादा हो गया, और फिर बी पहले ज़्यादा और बाद में कम हो गया। ओके, ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखते हैं इधर लाइट एब्जॉर्ब है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे लैम्डा है वेव लेंथ। इन दोनों के बीच का ग्राफ लाइट एब्जॉर्ब ये क्लोरोफिल ए का बनाए, एंड जब देखा गया तो एक्सन स्पेक्ट्रम इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, ये इसके पैरेलल जा रहा। एक्सन स्पेक्ट्रम जो कि डिनोट करता था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्लोरोफिल ए के पैरेलल ही जा रहा। ओके, ब्लू एंड रेड लाइट आर इफेक्टिव फॉर ट्रांसपिरेशन constituting its action spectrum. Photosystem group of pigment and protein। photosystem क्या group of pigment and protein। photosystem दो पार्ट इसमें आता है, रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, और एक दूसरा क्या गया रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को कहते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल है ये। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को कहते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ आता है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट LHP जिसे एंटीना कहते हैं, और दूसरा प्रोटीन। ओके, फोटोसिस्टम किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ पिगमेंट एंड प्रोटीन। ओके, फोटोसिस्टम ग्रुप ऑफ पिगमेंट एंड प्रोटीन, दो पार्ट है, रिएक्शन सेंटर हो गया क्लोरोफिल ए सिंगल मॉलिक्यूल, फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये भी दो पार्ट में जाता, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट जिसे एंटीना कहता है, और दूसरा प्रोटीन। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट LHP एंटीना, और दूसरा क्या है प्रोटीन, ओके। देयर आर टू फोटोसिस्टम named in order of discovery and not in order of function. There are two photosystem named in order of discovery and not in order of function. क्लोरोफिल ए ये रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए, और फिर बाद बाकी इधर ये LHP लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है एंटीना, और ये हो गया प्रोटीन। ये दोनों को मिला के कहते हैं LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक रिएक्शन सेंटर का, और इधर लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है एंटीना जिसे कहता है, और ये प्रोटीन, ये दोनों मिला के LHC बनाए। ओके, नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी नॉट इन ऑर्डर ऑफ देयर फंक्शन। ओके, टू फोटोसिस्टम है PS1 PS2, टू फोटोसिस्टम है PS1 और PS2। PS1 हैज़ क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर, maximum absorption 700 nanometer, reaction chlorophyll A PS1 है जिसका PS1 है क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 700 नैनोमीटर, लैम्डा ज़्यादा है, एनर्जी कम है इसकी। यस, क्लोरोफिल ए PS1 ये इक्वल्स टू P700, ठीक है, P700। अब देखते हैं दूसरा क्या है PS2 हैज़ क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर विथ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ 680 नैनोमीटर। PS2 के पास 680 नैनोमीटर। ओके, क्लोरोफिल ए ऑफ PS2 इक्वल्स टू P680। ओके, अब देखते हैं ये HMU लाइट आ रहा चारों बगल से एसेसरी पिगमेंट के पास जिसे एंटीना मॉलिक्यूल कहते हैं। पहले लाइट उधर आया, फिर यहाँ से पहुँचा रिएक्शन सेंटर के पास, देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। अगर P700 है मतलब PS1 है, तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और जाता है FeS के पास। आयरन सल्फर प्रोटीन है यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये लाइट यहाँ पे कौन सा गया है 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ, मतलब फार रेड कह सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट ओनली फ्रॉम रिएक्शन सेंटर से P700 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला गया कहाँ FeS आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। ओके, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और अब देखते हैं PS2 में यहाँ पे लाइट आता है 680 नैनोमीटर का लाइट आया, रेड कलर 680 नैनोमीटर ये यहाँ तक पहुँचा, एंड देन P680 से इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ गया फियोफाइटिन के पास, और ये फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फियोफाइटिन। ठीक है,
तो यहाँ पे P680 से इलेक्ट्रॉन निकला, जो कि ये PS2 था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ गया, फियोफाइटिन के पास पहुँचा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे फियोफाइटिन, PS2 के केस में P680, ओके। और यहाँ पे P700 जो PS1 है, P700 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है आयरन सल्फर प्रोटीन के पास FeS, ओके। P700 वाला हो गया FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाता है, और P680 वाला PS2 वाला ये जाता है फियोफाइटिन के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब देखते हैं लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल फेज जिसे कहा जाता है। इवेंट और रिक्वायरमेंट। इवेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिक्वायरमेंट क्या है, PS2 एंड PS1। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या क्या है, फियोफाइटिन फॉर PS2 एंड आयरन सल्फर प्रोटीन फॉर PS1, ओके। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम या फिर ETS या फिर ETC से कहते हैं। सबसे पहला इसमें रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, प्लास्टोक्विनॉन PQ, इलेक्ट्रॉन एंड H+ एक्सेप्टर है ये, इलेक्ट्रॉन एंड H+ एक्सेप्टर गेट्स रिड्यूस्ड टू PQS2 प्लास्टोक्विनॉन, प्लास्टोक्विनॉन। इंट्रिंसिक मॉलिक्यूल है ये, इंट्रिंसिक है और ये मोबाइल है, ओके, मूव कर सकता है यस PQS2 प्लास्टोक्विनॉन। सेकेंड है साइटोक्रोम B6F, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, हेल्प्स इन पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ओके। प्लास्टोसाइनिन PC से डिनोट करते हैं, इसे PC से डिनोट करते हैं, प्लास्टोसाइनिन। कॉपर कंटेनिंग ब्लू ग्रीन प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओनली, ये एक्सट्रिंसिक है, इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये FeS प्लास्टोसाइनिन देख लिया, प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग ब्लू ग्रीन प्रोटीन था, प्लास्टोसाइनिन PC कॉपर कंटेनिंग ब्लू ग्रीन प्रोटीन था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओनली, ये एक्सट्रिंसिक है, इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये मोबाइल है, मूव टू PS1, ओके। अब देखते हैं FeS आयरन सल्फर प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक है, आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, फेराडॉक्सिन FD से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ये भी एक्सट्रिंसिक है, आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। फिर FNR FD फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये भी एक्सट्रिंसिक है, आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ओके। अब देखते हैं ऑक्सीजन लिबरेशन, वाटर स्प्लिटिंग और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जिसे कहते हैं। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, H2O स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स MnCl के प्रेजेंस में ये होता। physically bound to PS2 at inner surface of thylakoid membrane, okay. NADPH synthesis, NADPH2 or NADPH plus H plus। FNR enzyme इसके पास प्रेजेंट होता, FNR एंजाइम है, फेराडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज, वो क्या करता, NAD प्लस एंड प्रोटॉन लेता और इससे बना देता NADPH। तो यहाँ पे हो रहा है NADPH का सिंथेसिस, या फिर ये कह लो NADPH प्लस H प्लस, ओके। NADP है क्या, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ओके। फोस्फोराइलेशन ATP synthesis due to electron flow, non-cyclic or cyclic, photophosphorylation, thylakoid membrane, ATP plus ATP, NADPH, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, दो तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है, यस। यहाँ से ATP भी बनता, NADPH भी और ऑक्सीजन भी साथ में रिलीज होता, यस। PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व है व्हेन लाइट
व्हेन रेड लाइट इज अवेलेबल और लेस देन 680 नैनोमीटर अवेलेबल है तो उस टाइम ये काम करता। ओके अब देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये स्ट्रोमा लैमेले में होता। नॉन साइक्लिक ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में था, और साइक्लिक वाला स्ट्रोमा लैमेले में। ओके ओनली एटीपी, सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता। ओनली PS1 इन्वॉल्व, ओनली PS1 when only far red light is available, when only far red light is available और 700 नैनोमीटर, या फिर ये कह सकते हैं मोर देन 680 नैनोमीटर। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बाय पी मिचेल मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जरूरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटॉन पंप जरूरी है, तो यहाँ पे यूबिक्विनॉन प्लस साइटोक्रोम, ये दोनों प्रोटॉन पंप का काम करता। यूबिक्विनॉन प्लस साइटोक्रोम, यूबिक्विनॉन प्लस साइटोक्रोम। प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड है, अच्छा हाँ, प्रोटॉन पंप का तो काम करता है PQ, और फिर PQ हो गया तो यहाँ पे प्लास्टोक्विनॉन, यहाँ पे प्लास्टोक्विनॉन, यूबिक्विनॉन वहाँ पे, प्लास्टोक्विनॉन प्लस साइटोक्रोम B6F, ठीक है, ये दोनों काम कर रहा प्रोटॉन पंप का। ओके प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए एंड ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स चाहिए CF0 और CF1। C यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, CF0 CF1। CF0 ये हो गया प्रोटॉन टनल, CF0 प्रोटॉन टनल, और CF1 ये ATP सिंथेज। CF0 ये हो गया प्रोटॉन टनल, इंट्रिंसिक एंड ट्रांस मेम्ब्रेन facilitated diffusion of H plus from lumen to stroma, facilitated diffusion of H plus from lumen to stroma, facilitated diffusion of H plus from lumen to stroma, हाँ from lumen to stroma। channel protein CF1 ATP सिंथेज, CF1 ATP सिंथेज, ATP प्लस IP से मिला के ये बनाता ATP। रोटेटरी प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक है, आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे मिलता, ठीक है। अब देखते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADP प्लस का रिक्वायरमेंट होता है, बट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे NAD प्लस, ठीक है। ये हो गया ग्रेना, ये थैलाकॉइड हो गया, थैलाकॉइड का स्टॉल इसे कहते हैं ग्रेनम, प्लूरल हो गया ग्रेना, ठीक है। इसके बीच का स्पेस ये ल्यूमेन है, ओके। ये स्ट्रोमा और ये स्ट्रोमा लैमेले। इसे मैग्नीफाई करके देखते हैं थैलाकॉइड को, तो थैलाकॉइड बीच में ल्यूमेन है, ये हो गया थैलाकॉइड, ये स्ट्रोमा चारों बगल, और ये स्ट्रोमा लैमेले, ओके। जैसे ही 680 नैनोमीटर का लाइट स्ट्राइक करता, 680 नैनोमीटर का लाइट स्ट्राइक करता PS2 पे, तो PS2 से इलेक्ट्रॉन गया फियोफाइटिन के पास, हाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS2 का फियोफाइटिन, देन फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन गया, पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया। तो अब इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कहाँ से आएगा, तो PS2 के ही साथ अटैच होता ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, तो ये H2O को तोड़ता MnClCa के प्रेजेंस में, H2O को ये तोड़ता, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ प्लस 2H प्लस हाफ O2 या फिर O कह सकते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, ओके। H2O टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, 2H प्लस रिलीज हुआ प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन, ओके। ये ल्यूमेन में, तो फिर इसके वजह से क्या हो रहा है, ल्यूमेन में हाई H प्लस हो रहा, और भी रीज़न है देखते हैं। तो फिर ये PS2 के पास इलेक्ट्रॉन गया, सेकेंड टाइम में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स दिया H2O से इलेक्ट्रॉन निकाल के, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन फिर ट्रांसफ़र करता PQ प्लास्टोक्विनॉन के पास। ये प्लास्टोक्विनॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेता तो वो एक H प्लस स्ट्रोमा से उठाता, तो स्ट्रोमा से H प्लस लिया, एंड अब ये रिड्यूस हो चुका है PQH2 में ये रिड्यूस हुआ, एंड देन ये साइटोक्रोम B6F को ये इलेक्ट्रॉन दिया, और ये साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन तो लिया और H प्लस को अंदर डंप कर दिया, ओके। तो
ये भी कारण है जिस वजह से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ल्यूमेन में। ओके फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन अब दिया प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन दिया, देन प्लास्टोसाइनिन ये इलेक्ट्रॉन दिया PS1 को, PS1 प्लास्टोसाइनिन के इलेक्ट्रॉन दिया, देन प्लास्टोसाइनिन ये PS1 को इलेक्ट्रॉन दिया, PS1 के पास फिर ये जो इलेक्ट्रॉन ये गया FeS के पास, FeS एंड देन FD फेरेडॉक्सिन। PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FeS आयरन सल्फर प्रोटीन। ओके फिर उसके बाद ये FeS दिया FD को फेरेडॉक्सिन एंड देन FNR फेरेडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज ये इलेक्ट्रॉन दिया। फिर ये क्या क्या इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को दिया और ये H प्लस स्ट्रोमा से लिया और ये बनाया NADPH2 या फिर NADPH प्लस H प्लस। ओके तो स्ट्रोमा का एक H और कम हो गया इस वजह से, तो बाहर में स्ट्रोमा में जो है H प्लस कम हो रहा और ल्यूमेन में H प्लस एक्यूमुलेट हो रहा। यस तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है एक तरह से। यस और फिर PS1 इलेक्ट्रॉन तब भी देता है FeS को जब इस पर 700 नैनोमीटर का लाइट इस पर पड़ता है, 700 नैनोमीटर का इसके ऊपर जब लाइट फॉल होता है देन PS1 से इलेक्ट्रॉन निकलता FeS आयरन सल्फर प्रोटीन, देन FD फेरेडॉक्सिन, देन FNR फेरेडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज। फिर से ये इलेक्ट्रॉन कहा जाता है NADP प्लस के पास एंड H प्लस ये लेके बनाता है NADPH2। ओके देन इसके बाद यहाँ पे CF0 CF1 प्रेजेंट होता। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, देन H प्लस इससे पास होता, CF0 से पास होकर स्ट्रोमा में आया और CF1 ये रोटेट किया, देन NADP प्लस IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये दोनों मिलके यहाँ से ATP का प्रोडक्शन हुआ। ओके तो ये नॉन साइक्लिक में NADPH2 भी बन रहा, ATP भी बन रहा और ऑक्सीजन भी मिल रहा। ओके अब देखते हैं ये साइक्लिक वाला। साइक्लिक में क्या होता, 700 नैनोमीटर का लाइट स्ट्राइक किया PS1 पे, PS1 साइक्लिक में जो कि ये तो थैलाकॉइड में हो रहा था और ये साइक्लिक वाला होता है स्ट्रोमा लैमेला में। तो फिर इसके पास सिर्फ PS1 प्रेजेंट है, तो PS1 पे 700 नैनोमीटर का लाइट स्ट्राइक किया एंड देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गया FeS के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FeS आयरन सल्फर प्रोटीन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन FeS के पास गया एंड देन FD फेरेडॉक्सिन के पास एंड देन यहाँ पे FNR एब्सेंट होता, ये साइक्लिक वाले में FNR नहीं होता। तो यहाँ पे PS1 FeS को दिया आयरन सल्फर प्रोटीन एंड देन यहाँ से कहाँ गया वो फेरेडॉक्सिन के पास, FeS फिर फेरेडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन गया एंड देन ये इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन ये PQ को देता है इलेक्ट्रॉन और PQ रेंडमली H प्लस स्ट्रोमा से उठाता है और ये रिड्यूस हो गया PQH2 में और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन दिया और H प्लस ये डंप कर दिया स्ट्रोमा में, सॉरी ल्यूमेन में। तो PS1 ये 700 नैनोमीटर का लाइट लिया था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ था, FeS के पास गया आयरन सल्फर प्रोटीन, देन फेरेडॉक्सिन FD, देन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया ये यूबिक्विनॉन तो वहाँ था, यहाँ पे है प्लास्टोक्विनॉन, देन प्लास्टोक्विनॉन H प्लस दिया और ये रिड्यूस हो गया PQH2 में। ओके PQH2 फिर अपना इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम B6F, फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B और ये H प्लस ल्यूमेन में डाल दिया साइटोक्रोम B6F और इलेक्ट्रॉन किसको दिया प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन दिया एंड देन ये प्लास्टोसाइनिन PS1 के पास आता है, प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम B6F से ये इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ पहुँचा PS1 के पास फिर से, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था फिर से PS1 के पास आ गया, डेट्स वाई से कहते हैं साइक्लिक। ओके PS1 का हमेशा काम है PC प्लास्टोसाइनिन का काम है हमेशा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F से लेके PS1 के पास आने का। नॉन साइक्लिक में भी ये यही काम कर रहा था और फिर साइक्लिक में भी इसका यही काम है, प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ था PS1 के पास। ओके फिर यहाँ जो H प्लस के पंप किया था ये H प्लस CF0 CF1 से पास करता एंड CF1 ये ADP प्लस IP के प्रेजेंस में ATP बनाता। ओके हम देखते हैं नॉन साइक्लिक को कहा जाता है जेड स्कीम। वाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को कहा जाता है जेड स्कीम। देखते हैं क्यों। सबसे पहले लाइट इस पर फॉल करता है PS2 के पास। ओके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया अपहिल इसलिए इसे कह रहे हैं अपहिल गया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए तो वो कहाँ से आएगा H2O से।
इसके नीचे फिजिकली बाउंडेड होता, मतलब प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता, H2O को तोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाया। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन दिया किसको, PS2 के पास इलेक्ट्रॉन गया, एंड देन ये इलेक्ट्रॉन अपहिल गया, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा फ्यूफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन गया, तो ये अपहिल जा रहा। ओके, फिर इसके बाद ETS, ये ETS के थ्रू ये नीचे आ रहा, ETS यहाँ पे ATP प्रोडक्शन भी हुआ, तो अभी ये नीचे आ रहा है, इसकी एनर्जी कम हो रही है, डेट्स वाई अभी से कह रहे हैं ATP भी यहाँ से रिलीज़ हो गया, सारा काम हो गया, अभी से कह रहे हैं डाउन हिल। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे लाइट पड़ता है PS1 के पास, तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन निकला, तो फिर से इसे कहेंगे FES के पास जब जा रहा हो तो इसे कहेंगे अपहिल। फिर यहाँ पे ETS चलता तो फिर ये हो गया डाउन फिर, और यहाँ पे NAD प्लस से NADPH में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आता साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक में क्या क्या अपसेंट था, यहाँ पे 2 तो अपसेंट होता, PS2 अपसेंट होता, और फिर FNR फेरेडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज भी यहाँ अपसेंट होता। ओके, लाइट पड़ा PS1 के पास लाइट पड़ा, तो ये अपहिल गया, FES अपहिल गया, FES के पास इलेक्ट्रॉन गया, एंड देन FD, फिर उसके बाद ETS में इलेक्ट्रॉन गया। फिर अब ये जब इलेक्ट्रॉन ये जब नीचे आ रहा है ETS में गया, यहाँ से एनर्जी निकल चुका है, बन चुका है, ATP बना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP ही बनता, NADPH नहीं बनता, तो FES फिर फेरेडॉक्सिन, फिर ATS में गया, फिर PC प्लास्टोसाइनिन के थ्रू कहाँ गया, PS1 में, तो ये डाउन हिल हो गया। ठीक है, ये अपहिल और फिर ये डाउन हिल, तो ये साइक्लिक चल रहा। ओके, और ये नॉन साइक्लिक। कुछ क्वेश्चन है देखते हैं। इन साइक्लिक प्रोसेस हु विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू PS1, इन साइक्लिक प्रोसेस, यहाँ पे तो PS1 ही देता। ठीक है, इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस हु विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू PS2 में पहला तो उससे रिलीज होता, फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स H2O प्रेजेंट है, H2O से देता इलेक्ट्रॉन। ओके, इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस हु विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू PS1, नॉन साइक्लिक में PS2 देता। यस, अब देखते हैं हाई H प्लस और लो pH इन ल्यूमेन। पहला हो गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू, और फिर एक्टिव पंपिंग ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। ओके, और फिर सेकेंड लो H प्लस और हाई pH इन स्ट्रोमा। वाई देखते हैं, एक्टिव डंपिंग ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। ओके, और बिकॉज NADP रिडक्टेज इज रिमूविंग H प्लस आयन फ्रॉम स्ट्रोमा। हाँ, ये भी एक रीज़न है। ओके, अब देखते हैं वेयर आर ATP एंड NADPH यूज्ड, वेयर आर ATP एंड NADPH यूज्ड, दे आर यूज्ड बाय डार्क रिएक्शन, जिसे कैल्विन साइकिल कहते हैं, जिसे C3 साइकिल कहते हैं, और सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। दे आर यूज्ड बाय डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल और सिंथेसिस रिएक्शन। ओके, फॉर सिंथेसिस ऑफ सुगर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, C3 cycle in mesophyll cell of C3 plant, in mesophyll cell of C3 plant, or in bundle sheath cell of C4 plant. Okay, the Calvin cycle or C3 cycle discovered by Calvin using radioactive carbon C14 in algal photosynthesis. कौन कौन सा अलगी, यहाँ पे क्लोरेला और सेंडसमस discovered by Calvin using radioactive carbon. The Calvin cycle or C3 cycle discovered by Calvin using radioactive carbon C14 in algal photosynthesis. Okay, conclusion, first stable product of CO2 fixation is, conclusion क्या है इसका, first stable product of CO2 fixation is, first stable product of CO2 fixation is 3-phosphoglyceric acid 3PGA. ये 3 कार्बन का है. First stable product of CO2 fixation is 3-phosphoglyceric acid. Cycle is also known as C3 cycle. This cycle is also known as C3 cycle. Calvin-Basham cycle, CBB cycle, B से कहते हैं. ठीक है. reductive pentose phosphate cycle, RUBP.
photosynthesis, carbon reduction, photosynthetic carbon reaction, PCR cycle, photosynthetic carbon reduction, PCR cycle. Blackman reaction, Blackman reaction भी इसे कहते हैं. Primary acceptor of CO2, primary acceptor of CO2 in C3 cycle. Primary acceptor of CO2 in C3 cycle is a 5 carbon ketose sugar. Primary acceptor of CO2 in C3 cycle is a 5 carbon ketose sugar, ribulose 1,5 bis phosphate, RUBP. ओल्ड इसका नेम था RUDP, बट अभी ये present RUBP, ribulose 1,5 bis phosphate. Primary acceptor of CO2 in C3 cycle is a 5 carbon ketose sugar, ribulose 1,5 bis phosphate. ओके, RUBP ये 5 कार्बन का प्लस 1 CO2 इससे मिलता है एंड कार्बोक्सिलेशन हुआ RUBP प्लस CO2. RUBP ये 5 कार्बन का था प्लस CO2 ये 1 कार्बन का है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुआ. रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या बना, 6 कार्बन का ये जो इंटरमीडिएट बनता है ये काफ़ी अनस्टेबल होता है. ठीक है, फिर इसके बाद ये टू मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बना, 3 कार्बन का, ये स्टेबल है. ओके, RUBP प्लस CO2 ये कार्बोक्सिलेशन हुआ. रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ये अनस्टेबल था, 6 कार्बन का जो प्रोडक्ट था तो ये टूट गया और ये बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन का स्टेबल है. ओके, अब देखते हैं रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर. रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर. राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर. रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर. RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबुलोज 1,6 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये पूरा नेम है इसका. ठीक है, बायफंक्शनल एंजाइम है, बट अगर 10 रुबिस्को प्रेजेंट है देन ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मोर एफिनिटी दिखाएगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. ओके, बायफंक्शनल एंजाइम. ठीक है, हाई टेम्परेचर पे मोर एफिनिटी फॉर O2. हाई टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर ज़्यादा है मोर एफिनिटी फॉर O2 देन CO2, और लो टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर कम है मोर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2. ठीक है, कार्बोक्सिलेज ये C3 साइकिल में काम आता है. कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज जब जैसा ये बिहेव करता देन उसे हम लोग पढ़ते हैं C2 साइकिल में. ओके, हमारे एरिया में दाल वगैरह की खेती ज़्यादा होती है, मतलब डाइकॉट ज़्यादा है, तो ये C3 प्लांट यहाँ पे, और हम लोग ट्रॉपिक में नहीं टेम्परेट में है, मतलब टेम्परेचर यहाँ का कम है ट्रॉपिक के कंपैरिजन में. तो टेम्परेचर कम में C3 प्लांट और हाई टेम्परेचर पे C4 प्लांट. ओके, और लो टेम्परेचर पे CO2 की तरफ ज़्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो यहाँ C3 प्लांट है तो काम चल जाता है. रुबिस्को CO2 के ही साथ बाइंड करता, ऑक्सीजन से नहीं करता. ओके, और हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा एफिनिटी दिखाता CO2 के कंपैरिजन में, तो मोनोकॉट और C4 प्लांट के पास तो स्पेशल C4 पाथवे है, तो उससे भी ऑक्सीजन इंक्रीज़ होने से कोई दिक्कत नहीं होता. तो ज़्यादा टेम्परेचर पे मोनोकॉट एग्जिस्ट कर लेता है लाइक ग्रास. बहुत धूप में जल जाता बट वो फिर से रीग्रो हो जाता, तो इसलिए हाई टेम्परेचर पे C4 प्लांट और मोनोकॉट प्लांट. ओके, ये बस याद रखने का ट्रिक है एक तरह से. ठीक है, प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जब देखा गया तो कुछ प्लांट में C3 एसिड बन रहा था फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, और कुछ प्लांट में C4 एसिड बन रहा था. तो C3 एसिड इसमें बन रहा था, तो देखा गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था और उसका नेम रखा गया C3 प्लांट. एग्जाम्पल मोस्टली डाइकॉट इसमें आते हैं एक्सेप्ट राइस एंड व्हीट मोनोकॉट है बस बट इसमें आता है. ओके, सेकेंड है C4 एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. C4 एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो ऐसे प्लांट जिसमें C4 एसिड बन रहा था तो वैसे प्लांट को कहा गया C4 प्लांट, क्योंकि 4 कार्बन का एसिड बन रहा था यहाँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसे कहा गया C4 प्लांट. एग्जाम्पल मोस्टली इसमें मोनोकॉट आते हैं सुगर केन मेज सॉर्गम. एक्सेप्शन चिनोपोडियम एंड एमेरंथस, ये दोनों डाइकॉट हैं बट इसमें आते हैं. ओके, कैल्विन साइकिल अब देखते हैं. 6 टर्न टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज, 6 कार्बन का, 6 CO2 फिक्सेशन
देन 1 ग्लूकोज हमें मिलता है, 6 CO2 फिक्सेशन हमें मिलता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, 6 RUBP चाहिए, ये 5 कार्बन का एक RUBP होता है 5 कार्बन का। ओके, 6 RUBP मतलब अभी कार्बन कितना है, 6 5 6 30 कार्बन है इनिशियल स्टार्टिंग में, ठीक है। RUBP था, 6 RUBP आया और यहाँ से CO2 जा रहा है, CO2 सी, इसके पास एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आया। ओके, देन यहाँ रुबिस्को की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन हो रहा है और ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप इसे माना जाता है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप यही है, ठीक है। फिर अब यहाँ बना 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि ये 3 कार्बन का है। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का ये। ओके, अब इसका रिडक्शन हो रहा है जो कि रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। 12 ATP आया और यहाँ से 12 ADP बना और ये क्या, और 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कन्वर्ट हो गया 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ATP का यहाँ पे यूज़ किया ये। ओके, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन यहाँ से 12 IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हुआ और 12 NADPH की प्रेजेंस में 12 NADPH से ये कन्वर्ट हुआ 12 NAD प्लस में, 12 NADPH से ये कन्वर्ट हुआ 12 NADP प्लस में। ओके, एंड देन ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और ये 3 कार्बन का है। ओके, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड देन ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना एंड देन ये ब्रेक हुआ और फिर इसके बाद यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये आगे चल के ग्लूकोज बना था और फिर इससे 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड अलग हो गया। ये रिडक्शन के बाद यहाँ पे बनता है ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना जो कि ये 3 कार्बन का है। ओके, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, देन यहाँ पे 12 ATP आया, ADP बन गया और ये 1,3 बिस 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है 2 ATP यूज़ किया है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से IP निकला एंड देन यहाँ पे 12 NADPH आता है और फिर 12 NADP प्लस बना और ये रिड्यूस होके क्या बना 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड देन ये 2 पार्ट में इसको अलग किए 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये जो 3 कार्बन का है, इससे अब रीजनरेशन ऑफ RUBP हो रहा और यहाँ पे फिर हमें 6 ATP की ज़रूरत होती, एक मॉलिक्यूल एक ATP लेता, यहाँ पे 6 ATP से 6 ADP बना। ओके, और फिर ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP बन गया, तो मतलब एक RUBP के रीजनरेशन के लिए 1 ATP। ओके, तो ये था रीजनरेशन ऑफ RUBP। थर्ड स्टेप क्या है, क्रूशियल फॉर अनइंटरप्टेड साइकिल, क्रूशियल फॉर अनइंटरप्टेड साइकिल, अगर रीजनरेशन नहीं होगा तो फिर साइकिल ये फिर से दोबारा चल ही नहीं पाएगा, तो फिर इसलिए अनइंटरप्टेड साइकिल के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब देखते हैं ये तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना, 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 10 30 और ये जो बना था 5 6 30, ठीक है, 30 कार्बन बैलेंस हो गया। ओके, अब देखते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो यहाँ से साइड में अलग हुआ था, ये भी 3 कार्बन का है एंड देन अब ये बनता फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये जस्ट रिवर्स हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है तो इसलिए यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स वाला, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में है, देन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड देन इससे बना ग्लूकोज 6 कार्बन का। ओके, देखते हैं एक बार फिर से RUBP ये 5 कार्बन का था, ये मिला किससे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो यहाँ पे ये 1 कार्बन का कार्बोक्सिलेशन हुआ, 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता, देन ये टूट जाता 2 मॉलिक्यूल में टूटा, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन ATP का यूज़ किया, दोनों एक ATP का यूज़ किया और एक NADPH का यूज़ किया, रिडक्शन हुआ एंड देन अब ये बना 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल बना, तो यहाँ से ये जो 5 कार्बन ये निकला और ये रीजनरेशन ऑफ RUBP हुआ और ये 1 कार्बन है फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन, ये 1 कार्बन आगे चल के क्या कर रहा फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन में यूज़ आ रहा। ओके, अब देखते हैं प्रोडक्ट
और नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट है जैसे ग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, देन मतलब 3 कार्बन है इसमें, तो फिर नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट, जितना नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट होगा उतना ही नंबर ऑफ CO2 रिक्वायर होगा, उतना ही RUBP, नंबर ऑफ RUBP रिक्वायर होगा, टर्न ऑफ केल्विन साइकिल उतना ही, ओके। और ATP रिक्वायर्ड, एक साइकिल में 3 ATP रिक्वायर्ड होती है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कार्बन को, और फिर NADPH प्लस H+, ये कितना रिक्वायर्ड है, ये भी, ये 2 मॉलिक्यूल बस रिक्वायर्ड होता है, तो फिर 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, सबका आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं कैलकुलेशन, C3 साइकिल का कैलकुलेशन देखते हैं। इन और आउट, इन 6 CO2 दिए थे, 6 CO2 दिए थे, 18 ATP दिए थे, 6 CO2 दिए थे, 18 ATP, इधर कितना हो गया, इधर 12 + 6, यहाँ पे एक साइकिल में यहाँ पे 2 ATP लगते हैं और उधर 1, 18 हो गया टोटल, 18 ATP और फिर 12 NADPH, ओके। आउट रिलीज कितना हुआ, 1 ग्लूकोज, ओके, 18 ADP प्लस 12 IP, हाँ वहाँ से रिलीज हुआ था 12 IP और फिर 12 NADP प्लस, ओके। टू फिक्स 1 कार्बन डाइऑक्साइड, टू फिक्स 1 कार्बन डाइऑक्साइड ATP और NADPH देखते हैं। ATP 3 ATP यूज़ होता है, जिसमें कि 2 ATP रिडक्शन में यूज़ हो रहा और 1 ATP रीजनरेशन में यूज़ हो रहा, ठीक है। और NADPH 2 NADPH ये रिडक्शन में यूज़ हो रहा, ओके। अब देखते हैं द C4 पाथवे, हैच एंड स्लैक पाथवे, द C4 pathway, hatch and slack pathway, COTS catch found that in sugar cane, जो कि मोनोकॉट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज CO2 फिक्सेशन इज अ 4 कार्बन एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA, हैच एंड स्लैक फाउंड दैट कंप्लीट पाथवे एंड called it as C4 pathway, C4 cycle, okay. C3 pathway is universal for, C3 pathway is universal for all photosynthetic organism plant, C3 pathway is universal for all photosynthetic organism plant, C4 प्लांट में भी C4 पाथवे चलता प्लस C3 पाथवे, दोनों चलता। मेन क्या है, C3 पाथवे है मेन बायोसिंथेटिक वाला जो है, यस। C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, मोर प्रोडक्टिविटी देन C3 प्लांट, okay. A C3 plant has only C3 cycle और a C3 plant has only C3 cycle। अब देखते हैं C4 प्लांट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज OAA, 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ओके। द मेसोफिल सेल लैक रूबिस्को एंजाइम इन C4 प्लांट, C4 प्लांट में द मेसोफिल सेल लैक रूबिस्को एंजाइम इन C4 प्लांट, और फिर बंडल sheath cell have Rubisco enzyme in C4 plant, okay. C4 plant tolerate high temperature, high salinity, low water condition, tolerate high temperature, C4 plant tolerate high temperature, high salinity, low water condition, C4 plant tolerate high temperature, C4 plant tolerate high temperature, high salinity, low water condition, okay. No photorespiration takes place here, double carboxylation होता है यहाँ, double carboxylation, use mesophyll and bundle sheath cell, use mesophyll, यहाँ पे दोनों का यूज़ होता है, यूज़ मेसोफिल सेल एंड बंडल sheath cell, ओके। क्रेन्स एनाटॉमी से कहा जाता, इस अरेंजमेंट को कहा जाता क्रेन्स एनाटॉमी, जिसमें कि ये हो गया वस्कुलर बंडल, इसके ऊपर ये बंडल sheath सेल है और इसके ऊपर ये मेसोफिल सेल है, मेसोफिल ये ग्रैनल है, बंडल sheath सेल ये अग्रैनल है, इम्परमिएबल फॉर गैसेस एक्सचेंज, बिग होता है, ये बिग है, थिक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देन, और ये ए ग्रैनल है, ओके, बंडल sheath सेल, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि ये 3 कार्बन का है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज पैप, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये 3 कार्बन का है, ठीक है। एंड एंजाइम इज पैपकेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ओके। द C4 पाथवे, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ये डायमॉर्फिज्म है, एक हो गया ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और दूसरा अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट सब एक जगह कॉइन की तरह, स्टॉक ऑफ कॉइन की तरह ये है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे सब अलग अलग है, ओके।
ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट नॉन साइक्लिक PS1 एंड PS2, ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट और अग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट। ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट साइक्लिक 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 है, PS2 अपसेंट होता है यहाँ पे। अग्रैनुलर ना, अग्रैनुलर जो वो स्ट्रोमल लैमेली, हाँ स्ट्रोमल लैमेली है ये, तो यहाँ पे साइक्लिक होता है, स्ट्रोमल लैमेली है, यहाँ पे साइक्लिक होता। ओके, PS2 अपसेंट है, तो यहाँ पे H2O से O2 नहीं बन रिलीज हो पाता। ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट जो है ये नॉन साइक्लिक यहाँ पे चलता, PS1 PS2 दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ से H2O ब्रेक करके यहाँ से O2 भी रिलीज होता। ठीक है, अब देखते हैं ये मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड आया और यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम रहता। कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये SCO3 माइनस में बना, ये एक कार्बन का, ठीक है, प्लस ये पैप के साथ मिला फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पैप के साथ मिला फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये 3 कार्बन का है। ओके, SCO3 माइनस ये एक कार्बन का था, पैप ये 3 कार्बन का, ये दोनों मिला पैप की इस एंजाइम के प्रेजेंस में, एंड ये फॉर्म किया OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का, एंड देन इससे फिर ये बना मैलिक एसिड, ये 4 कार्बन का मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता। ओके, फिर ये मेसोफिल सेल से पहुंचा बंडल स्थित सेल। बंडल स्थित सेल कैसा है, ये स्क्लेरन कामा का बना है, नो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर। ओके, यहाँ पे ये जो क्लोरोप्लास्ट है बंडल स्थित सेल के अंदर, ये कहाँ आया, क्लोरोप्लास्ट में आया। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एक ग्रैनल है, एक ग्रैनल है, मतलब यहाँ पे ग्रैना अपसेंट है, PS2 अपसेंट है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स अपसेंट है, मतलब नो ऑक्सीजन प्रोडक्शन टेक्स प्लेस हेयर। ओके, ये पहुँच चुका है बंडल सीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। देन मैलिक एसिड, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 बना, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ CO2 बना, एंड फिर से ये CO2, अब ये C3 साइकिल चलेगा, कैसे, RUBP के साथ कंबाइन किया रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, देन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, एंड देन यहाँ पे रिडक्शन हो गया इसका। फिर उसके बाद पहले कार्बोक्सिलेशन हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन फिर रिडक्शन के बाद बना 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसके बीच में ये बनता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड देन फिर बना 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, एंड देन फिर यहाँ पे ये ग्लूकोज बना कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट इसका फिर से रीजनरेशन किया RUBP का। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे C3 साइकिल चला, कहाँ पे, बंडल सीथ सेल में, बंडल सीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। ओके, फिर यहाँ से ये C3 साइकिल चल गया। ओके, शुगर का सिंथेसिस हो गया, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो गया। फिर यहाँ पे ये जो डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन में के टाइम मैलिक एसिड से CO2 निकला था, और ये अब क्या बच गया, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का। तो ये पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये कहाँ पहुँचा, अब ये दोबारा फिर चला जाता पायरुविक एसिड मेसोफिल सेल में, और फिर मेसोफिल सेल के पास ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होता, तो ये क्लोरोप्लास्ट में गया, और यहाँ पे लाइट रिएक्शन के टाइम जो ATP प्लस NADPH बना था, तो यहाँ पे ये पायरुविक एसिड गया 3 कार्बन का, और ये वहाँ 2 ATP का यूज़ करके 2 ATP का यूज़ किया, 2 ATP बना, और फिर ये पायरुविक एसिड से कन्वर्ट हो गया फिर से पैपकेज में, तो यहाँ पे पैपकेज में बन गया फिर ये 3 कार्बन का। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रहा है SCO3 माइनस, इससे कंबाइन होता है पैप, और ये बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है OA। तो ऐसा ही फिर ये काम चलता रहता है। ओके, अब देखते हैं, कैलकुलेशन फॉर 1 CO2 इन C4 प्लांट, ATP और NADPH C3 साइकिल के, और C4 प्लांट में दोनों चलता है, C3 साइकिल और C4 साइकिल। तो C3 साइकिल में 3 ATP का यूज़ हुआ, और फिर 2 NADPH का यूज़ हुआ। ओके, और फिर C4 साइकिल में 2 ATP का यूज़ हुआ। C3 साइकिल में 3 ATP और फिर 2 NADPH, 3 ATP का यूज़ हुआ था, और फिर 2 NADPH का यूज़ हुआ। ओके, और फिर C4 साइकिल में 2 ATP का यूज़ होता है रीजनरेशन के टाइम, पैप के रीजनरेशन के टाइम में पायरुविक एसिड से। ओके, तो टोटल C4 प्लांट में 5 ATP का यूज़ हुआ, और फिर 2 NADPH टू फिक्स 1 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, C4 प्लांट में अगर देखा जाए 1 ग्लूकोज के लिए तो 30 ATP, 6 बार चलेगा, 5 6 30 ATP, और फिर 6 2 12 NADPH टू फॉर्म 1 ग्लूकोज। ओके, calculation number of ATP to form 1 glucose, calculate number of ATP to form 1 glucose in rice और monocot। ये rice क्या है, monocot है। calculate number of
राइस, नंबर ऑफ एटीपी पूछा है ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनने में राइस मोनोकॉट है, बट ये एक्सेप्शन वाला है, इसमें सिर्फ C3 साइकिल चलेगा, तो फिर 18 एटीपी। ओके, नंबर ऑफ एटीपी नीडेड इन C4 साइकिल ऑफ शुगर कैन में चलता शुगर कैन है C4 प्लांट, बस पूछा किसमें, सिर्फ और सिर्फ C4 साइकिल में, तो 2 एटीपी 6 टू 12 एटीपी। ओके, नंबर ऑफ एटीपी यूज फॉर ग्लूकोज इन C3 साइकिल टू प्रोड्यूस 1 C3 साइकिल में, तो मतलब दोनों को मिक्स करके तो उसमें था 18 प्लस 12, सॉरी C3 साइकिल, सिर्फ C3 साइकिल में पूछा है, शुगर कैन के सिर्फ C3 साइकिल में पूछा, तो 18। हाँ, जब दोनों सिर्फ शुगर कैन लिखा है, ATP बाय शुगर कैन टू फॉर्म 1 ग्लूकोज, तो फिर यहाँ 30 हो गया, 18 प्लस 12। ओके, अब देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अगर टेम्परेचर 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टाइम पे ये नॉर्मल टेम्परेचर, तो इस टाइम पे स्टोमाटा इसका ओपन रहता एंड H2O पे लाइट पड़ा और ये टूटा और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आ जाता और कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमाटा भी ओपन है, आराम से ऑक्सीजन बाहर आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता और रुबिस्को के साथ मिलता और यहाँ पे केल्विन साइकिल और C3 साइकिल चलता, ठीक है। बट जब टेम्परेचर ज़्यादा रहती 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस, देन यहाँ पे स्टोमाटा क्लोज हो जाता। ओके, और सनलाइट इस पर अगर पड़ भी रहा है तो ये O2 बाहर नहीं आ पा रहा है एटमॉस्फेयर में, ये लीफ के अंदर ही रह गया, देन ये रुबिस्को के साथ कंबाइन करता एंड फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल चलता, जो कि ये वेस्ट प्रोसेस है, लॉस ऑफ ATP एंड CO2 टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल भी से कहते हैं लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर RUBP, light dependent oxidation of sugar RUBP in chloroplast with successive release of CO2 in mitochondria involving utilization of ATP, ATP यूटिलाइज भी कर लिया और फिर शुगर का ये प्रोड्यूस भी नहीं करता है, डेट्स वाई से कहते हैं वेस्टफुल प्रोसेस है ये, नाइदर सिंथेसाइज ATP नॉर शुगर और synthesis of sugar nor ATP. Okay, almost 25 productivity loss. 3 organelle इसमें involve है, chloroplast, peroxisome, mitochondria. 3 organelle इसमें involve है, chloroplast, peroxisome, mitochondria. Peroxisome detoxification occur here. पेरोक्सिसोम में 3 ऑर्गेनल इन्वॉल्व है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इन C3 प्लांट अगर 125 रुबिस्को है, C3 प्लांट में अगर 125 रुबिस्को है तो इसमें 100 ये कंबाइन होगा 100 CO2 के साथ और 25 ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। जो CO2 के साथ कंबाइन हुआ वो तो C3 साइकिल चलेगा, बट जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ वो फोटो रेस्पिरेशन करेगा, जिसे कहते हैं C2 साइकिल। ओके, RUBP ये 5 कार्बन का है प्लस O2 जब आता है, फोटो रेस्पिरेशन देख रहे हैं C2 साइकिल। ओके, RUBP ये 5 कार्बन का है प्लस ऑक्सीजन इसके साथ है जुड़ा और यहाँ पे रुबिस्को जो ये ऑक्सीजनेज वाला यहाँ पे प्रॉपर्टी शो कर रहा एंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया, एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट ये 2 कार्बन का है और यही टॉक्सिन है। 3 कार्बन का वो बनाया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फिर ये 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट ये 2 कार्बन का है। ओके, 2 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP ये 5 कार्बन का है प्लस 2 O2 कंबाइन हुआ, ये बना 3। जब दो मॉलिक्यूल दोनों आया है देन उस टाइम पे ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट ये 2 कार्बन का है। एट माइटोकॉन्ड्रिया ये इसके आगे जो कन्वर्ट होता C2 साइकिल में जाता एंड देन ये कन्वर्ट होके क्या बनता 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो यहाँ से एट माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता ये CO2 यहाँ से रिलीज होता और फिर ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया जब दो मॉलिक्यूल दोनों मिला था, देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ठीक है, और एक CO2 रिलीज हो गया। गार्ड सेल ऑफ C3 प्लांट हैव पैपकेज, C3 प्लांट में भी पैपकेज रहता है गार्ड सेल के पास, गार्ड सेल ऑफ C3 प्लांट हैव पैपकेज। देखते हैं एक्सेप्टर प्रोडक्ट और एंजाइम क्या क्या है C3 और C4 में। एक्सेप्टर C3 सब साइकिल चलता है तब यहाँ पे RUBP 5 कार्बन का ये एक्सेप्टर है, प्रोडक्ट क्या बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का और एंजाइम क्या है रुबिस्को। ओके, एक्सेप्टर C4 प्लांट में पैप है यहाँ पे
3 कार्बन का ये पैप है, 3 कार्बन का ये एक्सेप्टर है। प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का, और एंजाइम में यहाँ पे पैपकेज यूज़ होता है। ओके, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में एक बार इसका C2 साइकिल देखते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ये RUBP है। ओके, H2O से यहाँ से ऑक्सीजन निकला। ओके, ये ऑक्सीजन का यूज़ किया एंड देन ये तो दो चीज़ में टूटा ऑक्सीजनेज वाला रुबिस्को प्रॉपर्टीज हो गया एंड ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बना। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये C3 साइकिल से फिर से ये रुबिस्को बनाया, सॉरी रुबिस्को नहीं, RUBP बना। ओके, और फिर ये फॉस्फोग्लाइकोलेट ये यहाँ से आया पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट O2 से H2O2 बना एंड देन ये ग्लाइऑक्सिलेट ऑक्सीजन का ये यूज़ किया और यहाँ से ये रिलीज़ हुआ H2O2 और ये बन चुका है ग्लाइऑक्सिलेट। देन यहाँ पे NH3 ग्रुप ऐड होता और ये ग्लाइसिन बन गया। फिर ये ग्लाइसिन कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ग्लाइसिन क्या है? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ये ग्लाइसिन, 2 ग्लाइसिन जब जुड़ता है देन ये 4 मॉलिक्यूल का बन चुका है। यहाँ से 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज़ हो गया। ये कहाँ पे रिलीज़ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, एंड देन ये 3 कार्बन कंपाउंड बचा है जिसे कहते हैं सेरीन। सेरीन आया पेरोक्सिसोम में, देन यहाँ से रिमूव NH2 ग्रुप फिर से यहाँ से रिमूव है एंड देन ये ग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ। देन ग्लिसरेट वापस आया क्लोरोप्लास्ट में, देन यहाँ से रिमूव IP जो था ये रिमूव इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड देन ये बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन फिर 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड देन RUBP बन गया। ओके, अब देखते हैं C4 प्लांट आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिक एरिया बट दे आर एब्सेंट इन टेम्परेट एरिया। क्यों? ट्रॉपिक एरिया और टेम्परेट एरिया में अगर देखें तो ट्रॉपिक एरिया का डे टाइम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और नाइट टाइम में 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, और टेम्परेट ये था ट्रॉपिकल का, और टेम्परेट में डे टाइम 30 to 35 डिग्री सेल्सियस है और फिर नाइट टाइम में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिक में डे टाइम में ट्रॉपिक एरिया में डे टाइम में 40 डिग्री सेल्सियस, हाँ क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर रहती है, और फिर नाइट में 20 डिग्री सेल्सियस, और फिर टेम्परेट में डे टाइम में 30 to 35 डिग्री सेल्सियस और नाइट टाइम में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज पेप इज़ कोल्ड सेंसिटिव, डेट्स वाई ये टेम्परेट में पाया ही नहीं जाता। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट फैक्टर इसमें 2 है, एक इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर लाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर, और इंटरनल फैक्टर एज, नंबर, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल और क्लोरोप्लास्ट, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ओके, अब देखते हैं ब्लैकमैन 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन 1905, ब्लैकमैन से 1905 law of limiting factor. If a biochemical process is controlled by 2 or more than 2 factors, then factor closest to minimal value will determine the rate of process. If a biochemical process is controlled by 2 or more than 2 factors, the factor closest to minimal value will determine the rate of process. यही था बैकमैन 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन। फैक्टर जैसे ABCD ये 4 फैक्टर। ऑप्टिमम है इसका 2 मिलीग्राम पर लीटर बट करंट वैल्यू है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। सेकेंड है B 300 ppm बट करंट वैल्यू है 290 ppm। ये C ये 250 लक्स है और फिर बाद में करंट में 10 लक्स है, और फिर D 1000 मोल पर लीटर और ये 800 मोल पर लीटर। तो सबसे ज़्यादा ये लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे C शो कर रहा क्योंकि इसका ऑप्टिमम है 250 लक्स बट प्रेजेंट में करंट वैल्यू कितना है 10 लक्स। ओके, लाइट के में हम लोग 3 चीज़ देखते हैं, क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। लाइट क्वालिटी, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR। लाइट क्वालिटी में PAR देखा जाता। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 400 to 700 नैनोमीटर, 400 to 700 नैनोमीटर, 4000 to 7000 एंगस्ट्रम। वाइट लाइट बेस्ट होता है, वाइट लाइट इसमें से बेस्ट होता है, बट PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ये 400 to 700 नैनोमीटर और कह सकते हैं 4000 to 7000 एंगस्ट्रम। ओके, वाइट अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में कहा गया है, रेड सबसे ज़्यादा, रेड के बाद ब्लू एंड देन सबसे कम ग्रीन। ग्रीन वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता, ग्रीन वो रिफ्लेक्ट कर देता लीफ, डेट्स वाई हमें ग्रीन लीफ दिखता। ओके, रेड सबसे ज़्यादा, उसके बाद ब्लू अगर लिखने कहा गया रहने तो।
ओके अब देखते हैं लाइट ड्यूरेशन. लाइट ड्यूरेशन डज नॉट अफेक्ट रेट बट अफेक्ट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. Light intensity, number of photon per unit area per unit time. At low light intensity, linear relation between rate of photosynthesis and intensity of light up to 10% of total full light intensity. Example, maximum light intensity 250 lux higher than 250 into 10%, 10 upon 100, so yeah 25 lux. Okay. Light not a limiting factor except for plants in shade or dense forest. Light not a limiting factor except for plants in shade and dense forest. Light not a limiting factor. Light not a limiting factor except for plants in shade and dense forest. Okay. Carbon dioxide concentration. Current carbon dioxide concentration in atmosphere is 300 to 400 ppm microliter per liter. 300 to 400 ppm microliter per liter, 0.03% to 0.04%. At low light intensity, C3 and C4 do not react to high CO2 concentration. At low light intensity, C3 and C4 plant do not react to high CO2 concentration. At low light intensity, C3 and C4 plant do not react to high CO2 concentration. At low light intensity, C3 and C4 plant do not react to high CO2 concentration. At low light intensity कम है तो फिर C3 and C4 plant do not react to high CO2 concentration. ठीक है. At optimum light, जब ऑप्टिमम लाइट है देन C3 450 तो 3 जब C3 प्लांट है तो 450 ppm. ओके 43 C4 है तो फिर 360 ppm. ठीक है, ऐसे याद रखने का ट्रिक है. 3 4 तो 450, 4 3 तो जब C4 है तो फिर 360. ओके. एट ऑप्टिमम लाइट C3 प्लांट saturation beyond 450 ppm but less than 500 ppm. C3 plant saturation beyond 450 ppm but less than 500 ppm. okay, ये C3 plant है. C4 plant at about 360 ppm. C4 plant at about 360 ppm पे saturation इसका होता. C3 प्लांट में बियॉन्ड 450 ppm बट लेस देन 550 ppm. ओके. और C4 प्लांट में एट अबाउट 360 ppm सैचुरेशन हो जाता. ओके. CO2 is more limiting for C3 than C4. C3 के लिए ज़्यादा लिमिटिंग क्यों? प्रेजेंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इज सफिशियंट फॉर C4 प्लांट. तो C4 के लिए लिमिटिंग नहीं है, बट प्रेजेंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इज लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर जो 300 ppm से 400 ppm है. तो यहाँ पे C4 का जो होता है 360 ppm, तो ये तो आराम से आ गया. बट C3 प्लांट का 450 ppm रहता है, 400 से ज़्यादा, तो इसलिए लिमिटिंग इसके लिए. ओके. By increasing concentration of CO2, both C3 and C4 plants show increase in their productivity up to 360 ppm. C4 plant shows increase productivity up to 450 ppm. C3 plant will show increase in their productivity. 450 से जब ऊपर जाएगा then C3 plant will show increase in their productivity. Beyond this concentration, CO2 shows damaging effect. Beyond this concentration, CO2 shows damaging effect on leaf due to formation of excess acid. CO2 fertilization effect in greenhouse carbon dioxide fertilization effect in greenhouse gas C3 plant tomato and bell pepper. In greenhouse, C3 plant tomato and bell pepper are kept in higher CO2 concentration. As a result, rate of photorespiration decreases and rate of photosynthesis increases. CO2 fertilization effect in greenhouse gas. C3 plant tomato and bell pepper are kept at higher CO2 concentration. As a result, rate of photorespiration decreases and rate of photosynthesis increases. In greenhouse
in greenhouse, C3 plant, tomato and bell pepper are kept in higher CO2 concentration as a result rate of photo respiration decreases. क्योंकि यहाँ पे ये C3 प्लांट है और C3 प्लांट को जब CO2 ज़्यादा मिल रहा तो ये CO2 इसके साथ रुबिस्को का कार्बोक्सिलेज वाला प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑक्सीजन नहीं करेगा. डेट्स वाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाता. CO2 इन ग्रीन हाउस, CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस. बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, मतलब CO2 का इंक्रीज कर रहे हैं. सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ C3 plant, i.e. they are known as greenhouse crop. Example tomato, bell pepper. Okay. टेम्परेचर अब देखते हैं. टेम्परेचर C3 प्लांट फाउंड इन लो टेम्परेचर, C3 प्लांट फाउंड इन लो टेम्परेचर, C4 प्लांट फाउंड इन हाई टेम्परेचर, C4 प्लांट फाउंड इन हाई टेम्परेचर. लाइट रिएक्शन, टेम्परेचर इज लेस इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर इज लेस इंपॉर्टेंट. डार्क रिएक्शन डायरेक्टली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता. C3 plant found in low temperature और C4 plant found in high temperature. Okay. लाइट रिएक्शन, टेम्परेचर इज़ लेस इंपॉर्टेंट. डार्क रिएक्शन डायरेक्टली टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं. डेट्स वाई ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए ये टेम्परेचर के डायरेक्टली डिपेंडेंट है. डार्क रिएक्शन. ओके. वाटर, C3 प्लांट लूज डबल वाटर, C3 प्लांट लूज डबल वाटर थ्रू रेस्पिरेशन एज कम्पेयर टू C4 प्लांट फॉर सेम अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड. वन CO2 फिक्स करने के लिए C3 प्लांट और C4 प्लांट, C3 प्लांट 300 H2O ट्रांसपिरेशन. 1 CO2 अगर फिक्स करना है तो C3 प्लांट 300 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यूज़ करेगा ट्रांसपिरेशन में, बट C4 प्लांट 150 H2O ट्रांसपिरेशन में यूज़ करेगा. C4 प्लांट्स लूज हाफ वाटर, C4 plant lose half water through transpiration as compared to C3 plant for same amount of CO2 fixed. C4 plant loss half water through transpiration as compared to C3 plant for same amount of CO2 fixed. Okay. Water stress cows the stomata to close, hence reducing the CO2 availability. Besides, water stress also makes leaf wilt, thus reducing the surface area of the leaf and their metabolic activity as well. The plant may not photosynthesis if the temperature is very low. The plant may not photosynthesis. ये NCERT का लाइन है. The plant may not photosynthesis if the temperature is very low. जब temperature बहुत ज़्यादा कम है तो. Okay, this chapter is now over. So thank you. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. Believe in supreme power, believe in yourself. You definitely succeed in your life. Thank you. Bye.